नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक्स के बारे में। बैंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक देश के इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रोवाइड करती है। Which enables the businesses to grow and अगर एक बैंक कोलैप्स हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है, ना सिर्फ बैंक के ऊपर बट एक देश के इकोनॉमी के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं बैंक्स के बारे में, बैंक्स का हिस्ट्री क्या था, करंट स्ट्रक्चर क्या है, और एक अगर बैंक कोलैप्स हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे इकोनॉमी में होता है, एंड आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। Strong loan growth, higher yields and lower credit cost ensured that FY23 was the most profitable year for India's banking sector. The Indian banking system that seems to have weathered this crisis way better than the banking systems of the West. Indian banks are in phenomenally good shape, and this is a great time to be from the point of view of Indian banking. चलिए लेट्स गेट इनटू द हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री को 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट फेज विल बी फ्रॉम 1786 टू 1947, सेकेंड फेज विल बी फ्रॉम 1947 टू 1999, एंड द थर्ड फेज इज आफ्टर 1999 wherein LPG पॉलिसीज आके इम्प्लीमेंट किया था। 1786 में दोस्तों इंडिया में पहला बैंक एस्टैब्लिश किया था बाय ब्रिटिश एम्पायर। उस बैंक का नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, एंड सब्सिक्वेंटली 2 और बैंक एस्टैब्लिश किया था विच वॉज नोन एज बंगाल बैंक एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक का के इंडिया में एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट बैंक वाज बैंक ऑफ बंगाल विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1809, सेकंड बैंक वाज बैंक ऑफ बॉम्बे विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1840, थर्ड बैंक वाज बैंक ऑफ मद्रास विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1843। दोस्तों फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया था, एंड दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। एंड देन बाय 1894 पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था लाहौर में। फिर दोस्तों 1906 से लेकर 1913 में बहुत सारे बैंक एस्टैब्लिश हुए थे। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ मैसूर है, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। फिर 1914 से 1919 में वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और इंडियन इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई थी, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है। सो व्हाट दे डिड वाज दे मर्ज्ड ऑल द 3 प्रेसिडेंसी बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, एंड इसको एक नया नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन दोस्तों इन 1929 से 1939 अगर आप देखोगे तो एक ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन था जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हुए थे। इंडिया में भी बहुत इफेक्ट हुआ था इसके चक्कर में। सो उस टाइम के लीडर्स को लगा था कि एक इंडिया में वेल रेगुलेटेड और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है। एंड इस टाइम में दोस्तों 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आरबीआई वाज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच वाज solely responsible for having a robust credit system and monetary system in the country, and RBI was also printing the notes and the currencies which at that point of time, उससे पहले अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंसी बैंक जो था वो प्रिंट कर रहा था। Apart from that, 2 more interesting points are RBI was also accepting deposits from the public at that point of time, and it was a privately owned entity। तो यही था दोस्तों फेज 1 का हिस्ट्री। अभी चलते फेज 2 में जहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद करेक्ट 2 साल के बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज भी कर दिया था, एंड इट वाज नाउ 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप ये भी देखोगे तो इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी, बट उस टाइम के बैंक्स दे वर नॉट विलिंग टू हेल्प द गवर्नमेंट आउट। सो दैट इज द रीजन व्हाट दे थॉट इज दैट इज व्हाट गवर्नमेंट थॉट इज दे नीड टू नेशनलाइज ऑल द बैंक्स, सो दैट जो प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वहाँ पे आके फंड्स इन्फ्यूज कर सकता है गवर्नमेंट, एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड। और दोस्तों अगर उस टाइम में अगर आप देखोगे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक था, उसको भी आके मर्ज कर दिया था। ऑल द 3 banks were merged in 1955, and then the establishment of State Bank of India हुआ। Soon after independence, that for this economy to really prosper, perhaps we need to address the agricultural challenges of the economy, and agricultural credit became the necessity.
Now, as the largest commercial bank of the country and with an agenda of developing rural India, the government of India decided to nationalize the Imperial Bank of India. And that was the point of time the State Bank of India Act came into existence and Imperial Bank of India became State Bank of India. SBI का तो निर्माण कर दिया था, बट स्टिल गवर्नमेंट वाज फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर. सो इन 1969 में बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने, wherein they tried to nationalize as much as 14 banks in India. एंड ये 14 बैंक्स का अगर आप पूरा बिजनेस देखोगे तो दे वर ओनिंग अराउंड 85% ऑफ बिजनेस इन इंडिया. एंड 1980 तक आते आते व्हाट हैपेंड वाज होल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड. तो 1980 से 1990 तक इंडिया का कुछ सिचुएशन खास नहीं था. इन्फ्लेशन हाई था, स्ट्रेच्ड फिस्कल डेफिसिट था, एंड व्हाट हैपेंड वाज इकोनॉमी भी बहुत ही स्टैग्नेंट थी. तो यही था दोस्तों फेज 2 का हिस्ट्री. अब फेज 3 में चलते हैं, wherein since the economy was not doing good, they thought of reforming the Indian economic structure, and wherein a biggest and the largest reforms was done. अगर आप 1991 से पहले देखोगे तो हर मेजर सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, that was all owned by the government. But after 1999 what happened was they tried to disinvest as much as possible and they tried to privatize all these sector as much as possible. चलिए अब देखते हैं कुछ मेजर रिफॉर्म्स जो लिए गए थे उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा. सो वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स विच दे डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज स्मॉल बैंक्स जो भी थे उनको सब कंसोलिडेट कर रहे थे, ऑब्वियसली विच रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ दोस बैंक्स एंड also increased the capital base of that bank, and they were also working efficiently. So for example 1993 में अगर आप देखोगे तो New Bank of India was merged with Punjab National Bank, United Bank of India was merged with Allahabad Bank. Then 2004 में अगर आप देखोगे तो Global Trust Bank जो था वो Oriental Bank of Commerce के साथ merge हो गया था. 2008 में State Bank of Saurashtra was merged with SBI. Then 2010 में अगर आप देखोगे तो again State Bank of Indore was merged with SBI. 2017 में SBI का जो भी एसोसिएट बैंक था that all was merged with SBI. फिर दोस्तों 2019 में one of the largest mergers देखने को मिला था, wherein 10 public sector banks were brought down to 4 public sector banks. इसी के साथ साथ और एक नया चीज जो प्रपोज किया गया था, they started encouraging private players to get into the banking sector. इससे होता क्या कि competition increase होता and the efficiency of the banking sector will also increase. So in 1993 what happened was first private bank was established. UTI bank जो है आज के नाम पे अगर आप देखोगे तो Axis Bank जो बोले जाता है, that was established. And then in 1994 HDFC Bank है, ICICI Bank है and IndusInd Bank है, वो establish किया गया था. Then in 2003 Kotak Mahindra Bank, then 2004 Yes Bank, 2014 Bandhan Bank and 2015 was IDFC First Bank. So ये banks थे जो establish किए गए थे. फिर दोस्तों 1969 में जहाँ पे गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू नेशनलाइज होल ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस लेके आ गए थे एंड नाउ द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग दैट दे शुड डिसइन्वेस्ट फ्रॉम ऑल दीज बिजनेसेस. एंड व्हाट हैपेंड वाज इन 1993 SBI अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू लिक्विडेट अप टू 33% ऑफ देयर होल्डिंग्स. देन अगेन 1994 में बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे दे अलाउड ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक टू लिक्विडेट अप टू 33% ऑफ देयर शेयर. देन अगेन अगर आप 1999 में देखोगे जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आया गया था, वहां पे दे सेड दैट they are also willing to sell majority of their stake. So दोस्तों यही था बैंकिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री. चलिए आपको ये तो अब पता चल गया था कि 1991 में प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट भी अपना स्टेक नेशनलाइज्ड बैंक में रिड्यूस करना चाहती थी. चलिए अब समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का करंट स्ट्रक्चर कैसा है. करंट स्ट्रक्चर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक. अगर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, देन बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980. एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो 12 बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है.
फॉरेन बैंक्स का अगर आप देखोगे तो हेडक्वार्टर्स आके आउटसाइड इंडिया है, बट दे हैव देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, एंड ये बैंक्स आके आरबीआई का जो रेगुलेशंस है वो भी फॉलो करती है. देन कम्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्चुअली जो एस्टैब्लिश हुआ है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, ये सब आके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. देन कम्स दी रीजनल रूरल बैंक्स जो आके एस्टैब्लिश हुआ था रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के अंदर, एंड ये बैंक्स इंश्योर करती है कि एग्रीकल्चरल और अदर सेक्टर्स जो है, अदर रूरल सेक्टर्स जो है, उसमें सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए. अगर एग्जांपल के तौर में अगर आप देखोगे तो असम ग्रामीण विकास बैंक एक है, बाद में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, विच एक्ट्स एज अ रीजनल रूरल बैंक्स. स्मॉल फाइनेंस बैंक आर लाइसेंस्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एंड ये बैंक्स एस्टैब्लिश होते हैं टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. अभी अगर आप देखोगे तो जो अनसर्व्ड रीजन है या अंडरसर्व्ड रीजन है या स्मॉल बिजनेसेस है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इन सबको ये आके सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अगर एग्जांपल के तौर में देखोगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है. दीज आर दी टाइप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. फिर आता है दोस्तों पेमेंट्स बैंक भी अगर आप देखोगे तो दे ट्राई टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एज मच एज पॉसिबल. दे ट्राई टू सर्व to a low income group of people. Then they also try to serve to small businesses and others who are having limited banking services. अगर आप examples देखोगे तो Airtel Payments Bank है, Jio Payments Bank है, and also Indian Post Payments Bank. ये हो गए सारे scheduled commercial banks. अगर आप दूसरा पार्ट देखोगे तो cooperative banks होता है जिसमें state cooperative bank होता है, then primary cooperative bank होता है, then central cooperative banks होता है. तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या था एंड करंट स्ट्रक्चर क्या है. तो चलिए दोस्तों, विल सी हाउ द बैंक एक्चुअली फंक्शंस. सो बैंक्स करती क्या है, दे कलेक्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड फॉर विच दे पे सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू दोस डिपॉजिटर्स, एंड दे यूज दैट फंड टू lend it to the other people and businesses. So इससे होता क्या है, they collect the interest payment from them as well. So जो income होता है वो mostly interest income होता है. Then अगर आप देखोगे तो they also charge some kind of fees on the various services which they provide. So ये भी एक source of income होता है. And the third source of income which is majorly known as is the investment income. तो दोस्तों यही है fundamental business model banks का. अब बाई चांस अगर एक बैंक कोलैप्स हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ बैंक तक सीमित होता है, उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में होता है. एंड अगर कोई डेवलप्ड कंट्री का बैंक कोलैप्स हो जाता है, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, ना सिर्फ उस डेवलप्ड कंट्री में इफेक्ट होता है बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. आखिर में बैंक आके कोलैप्स होता कैसे है, हाउ डज द बैंक कोलैप्स. जब भी कोई बैंक कोलैप्स होता है उसको बैंक फेलियर से माना जाता है. सो मेजर रीजन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है वो स्टार्ट होता है जब बैंक आके लिक्विडिटी क्रंचेस या लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करती है, एंड इवेंचुअली दैट एंड्स अप इनटू द सॉल्वेंसी क्राइसिस, व्हिच मींस बैंक्स के पास फंड्स नहीं है जो कवर कर सके टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स एंड अदर लायबिलिटीज. हाल ही में अगर आप देखोगे सिलिकॉन वैली बैंक जो यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था वो कोलैप्स हो गया था. क्यों कोलैप्स हुआ था, क्योंकि उनका जो भी एसेट्स था वो पूरा डीवैल्यू हो गया था, एंड व्हाट हैपेंड वाज दे डिडंट हैव एनी मनी लेफ्ट टू पे टू देयर डिपॉजिटर्स. और भी बहुत सारे रीजंस है बैंक कोलैप्स होने के लिए. वन ऑफ द रीजन इज जहाँ पे उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है wherein they can face the market downturn or any other adverse event which is happening in the country. दूसरा रीज़न ये है कि अगर बैंक्स ज़्यादा रिस्क लेती है wherein they lend to everyone and wherein they also lend to people who are not having a good repayment capacity. So उस केस में होता क्या है, कैपिटल रिजर्व्स जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है, एंड इससे और एक चीज क्या होगा, बैंक का रेप्यूटेशन जो है वो बहुत खराब होता है, विच ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेक होल्डर्स ऑफ बैंक. अगर आप इसका एक एग्जांपल देखोगे तो यस बैंक है जहाँ पे उन्होंने लोन्स बहुत ही अग्रेसिवली दिए थे wherein they faced lot of issues, एंड उनका ये भी बोला जाता है कि गवर्नेंस और रेगुलेटरी इश्यूज भी बहुत सारे थे. इसका अगर आप दूसरा एग्जांपल भी देखोगे तो लक्ष्मी विलास बैंक है जो आके उनका फोकस शिफ्ट किया था बिजनेस में फ्रॉम रिटेल लोन्स टू द कॉर्पोरेट लोन्स, एंड then what they faced was big chunk of corporate loans was later on declared bad. फिर RBI ने LVB को prompt corrective action के अंडर प्लेस कर दिया था on account of bad loans, insufficient capital, then negative profit margins and also high leverage.
दोस्तों बैंक आके कोलैप्स होने का और एक रीजन ये भी है कि जहाँ पे इकोनॉमिक डाउनटर्न एक कंट्री फेस कर रही होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आके बहुत सारा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करती है एंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑल्सो इंक्रीजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट हैपेंस देयर इज द डिमांड फॉर द लोन ऑल्सो रिड्यूसेस एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बैंक्स की थोड़ी वीक हो जाती है. एंड वन मोर पॉइंट विच इज टू बी नोटेड व्हेन द इकोनॉमिक डाउनटर्न हैपेंस इज बैंक्स के भी जो बहुत सारे एसेट्स होते हैं वो भी डीवैल्यू हो जाते हैं एंड उसका भी सिग्निफिकेंट लॉसेस बैंक को फेस करना पड़ता है. चलिए अब देखते हैं बैंक फेलियर के वजह से इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है. सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस लॉस होता है ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ बैंक एंड जो लेंडर्स एंड डिपॉजिटर्स है दे स्टार्ट लूजिंग फेथ ऑन द बैंक. इसके वजह से होता क्या है, एक मैसिव क्रेडिट क्रंच बैंक फेस करना पड़ता है विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट इज ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड पब्लिक को गवर्नमेंट के ऊपर भी डाउट होता है वेदर गवर्नमेंट इज केपेबल इनफ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री और नॉट. फिर क्या होता है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी है जो वो कम हो जाती है एंड अगर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाती है तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी चाहिए होता है टू फंक्शन वो भी रिड्यूस हो जाता है. अगर लिक्विडिटी कम हो जाता है देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी फेस करने को होता है जहाँ पे ऑब्वियसली जब बैंक कोलैप्स होता है उन बैंक के तो एम्प्लॉयज का जॉब लॉस होता है बट व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री ऑल्सो गोज अप. फिर बैंक फेलियर का इम्पैक्ट आपको आके स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है, देन फॉरेन ट्रेड में भी देखने को मिलता है. देन व्हाट हैपेंस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाता है बिकॉज द इन्वेस्टर्स लूज फेथ ऑन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि बैंक फेलियर का बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी में. सो दैट इज अ रीजन सेंट्रल बैंक नीड्स टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन द बैंक्स. तो चलिए देखते हैं आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिया है टू एस्टैब्लिश प्रॉपर एंड रोबस्ट कंट्रोल्स ऑन दी बैंक्स ऑफ इंडिया. आरबीआई ने एक्सपोजर लिमिट सेट करके रखा है जहां पे सिंगल बोरोवर जो है वो आके 20% ऑफ द कैपिटल बेस, जो बैंक का कैपिटल बेस है उससे ऊपर वो आके लोन ले नहीं सकता है. एंड अगर ग्रुप ऑफ बोरोवर्स है वो 25% के ऊपर आके लोन ले नहीं सकते हैं. फिर दो इंपॉर्टेंट रेशियोज जो है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो CRR और SLR जो बोला जाता है वो आके मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पे, जहाँ पे CRR बोलता है कि 4% ऑफ दी डिपॉजिट्स जो है वो आके बैंक को रिटेन करके रखना पड़ता है. एंड जहाँ पे SLR की बात है वहाँ पे 18% ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो आके बैंक को या तो कैश में रखना पड़ता है या तो आके इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड है या सर्टन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है वहाँ पे आके उनको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है. आरबीआई ने ये भी बोला है कि NPAs जो है वो भी आके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंप्यूट करना पड़ेगा जहाँ पे एसेट्स आके जो क्लासीफाई होते हैं वो आके स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, डाउटफुल एसेट्स होते हैं एंड लॉस एसेट्स होते हैं. एंड ईच ऑफ दीज एसेट्स कैटेगरीज हैव सर्टन रेट ऑफ प्रोविजनिंग विच इज टू बी डन. एंड ये जो प्रोविजनिंग है ये आके एनेबल करता है NPA कंप्यूट करने के लिए. फिर आरबीआई ने ये भी एक पॉइंट डाला है जहाँ पे बैंक्स को आके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आके उनका सर्विसेज देना पड़ेगा. जहाँ पे एक बैंक का 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है देन इन दोज केसेस दे आर बाउंड टू लेंड एटलीस्ट 40% ऑफ देयर loans plus their investment to the priority sector. फिर अकॉर्डिंग टू RBI DICGC जो एक सब्सिडरी है RBI का वो आके इंश्योर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट को मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज, दैट इज डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट. सो ये जो है वो कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स लाइक सेविंग्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट है और रिकरिंग डिपॉजिट है. सो दोस्तों ये स्टेप्स है जो आरबीआई ने लिया है फॉर कंट्रोलिंग द बैंक्स इन इंडिया एंड हैविंग अ रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री. तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जहाँ पे वी हैव कवर्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है करंटली इन इंडिया. एंड वी हैव ऑल्सो सीन अगर बैंक कोलैप्स होता है तो उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होता है एंड व्हाट आर द स्टेप्स आरबीआई हैज टेकन टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री. सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू माई चैनल एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy. थैंक यू.